स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा विषय है टेंस। जब भी हम इंग्लिश ग्रामर सीखने की बात करते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्न हमारे सामने होता है कि टेंस सीखने पड़ेंगे या टेंसेस क्या होते हैं। तो ये बड़ा मनमत क्वेश्चन होता है और कई बार क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग फेज से लेके एक ऐसा टाइम स्पेंड कर देता है जिस कि वो इसके स्पेन में इंग्लिश ग्रामर को समझ नहीं पाता है। और उसके लिए समझने के लिए ज़रूरी होता है कि टेंस को समझना। और टेंस कोई लंबी चौड़ी मुश्किल कहानी नहीं है। टेंस क्यों सीखें और क्या डेफिनेशन होती है, क्या मतलब होता है, ये आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो सबसे पहले टाइम को अगर वन लाइनर डेफिनेशन देखें तो टेंस की डेफिनेशन होती है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन मीन्स कोई भी कार्य होता है, कार्य के समय को हम टेंस बोलते हैं। कार्य का जो समय होता है उसको हम टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्य का समय की बात करते हैं तो इसको और लिटरली अगर हम डिफाइन करें तो जो टेंस होता है इसमें एक तो होता है टाइम एंड सेकंड थिंग इज वर्क। वर्क और टाइम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पे बात करें कि किसी भी काम को करने का समय क्या होता है और दूसरा काम क्या होता है। अब यहाँ पे एक स्टेप और फॉरवर्ड करें तो हम क्या करेंगे कि हमें को ये बताना है कि ये काम कब हुआ और दूसरा ये बताना है कि कितना हुआ। ये जानना जरूरी है। देखिए, हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि कितने का क्या मतलब है। इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें कितने का मतलब क्या है कि कोई भी कार्य है जो इस टाइम स्पेन में करते हैं तो वो टाइम कितना हुआ है। देखिए यहां गड़बड़ होगी ना। तो यहां पे जानना ये जरूरी है कि टाइम और वर्क, कोई भी काम कब हुआ और वो कितना हुआ, ये टेंस डिसाइड करता है। ये टेंस के रेडियस में आता है। टेंस का क्राइटेरिया होता है। टेंस का वर्क यही होता है। टेंस का काम यही होता है कि वो ये बताए कि कोई कार्य कब हुआ है और कितना हुआ है। ओके, तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के कार्य को करने के लिए तीन तरह की समयावधियां होती हैं, या यूं कहें कि तीन तरह के टाइम की एक मार्क होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे हम तीनों टाइम्स की बात करें तो हम ये भी इसको डिफाइन यूं करें कि एक तो प्रेजेंट टाइम होता है जो अभी करंट में चल रहा है, दूसरा पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट टाइम वो होता है जो वर्तमान में चल रहा है। करंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग द टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम एंड द टाइम दैट हैज पास्ड इज पास्ट टाइम, और यू कहेंगे पास्ट टेंस है। और फ्यूचर इट मीन्स ए टाइम दैट इज गोइंग टू कम, या यूं कहें कि वी आर गोइंग टू फेस और एक्सपीरियंस द टाइम दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। तो यहाँ पे पास्ट से तो पता चलता है कि पास्ट जो है ना, ये पास वर्ड से ही बनता है। पास एक वर्ब होती है और इसकी सेकंड और थर्ड में पास्ट होता है। तो ये पास्ट को अगर सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो ये होता है पास्ट। तो कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनका प्रोनाउंस हम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे मैं एडवांस में ही आपसे या पहले से ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हमारे उच्चारण में होते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम उनका इनकरेक्ट करते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। इसके पीछे वजह ये है कि हमारी जो लोकल डायलेक्ट है उसका इम्प्रेशन हमारी इंग्लिश पे है। हम अपने लोकल डायलेक्ट का यूज़ करते हैं और इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल डायलेक्ट का इंप्रेशन उसके ऊपर आ जाता है। दैट्स वाई वी प्रोनाउंस सम वर्ड्स, आई प्रोनाउंस सम वर्ड्स इन ए रॉन्ग वे। तो उसके लिए प्लीज़ आई फील अपोलोगाइज। तो ये यहाँ पे टेंस होता है, टाइम ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे जानना ये ज़रूरी है कि टाइम और वर्क, कोई भी काम कब हुआ और वो कितना हुआ, ये टेंस डिसाइड करता है। ये टेंस के रेडियस में आता है। टेंस का क्राइटेरिया होता है। टेंस का वर्क यही होता है। टेंस का काम यही होता है कि वो ये बताए कि कोई कार्य कब हुआ है और कितना हुआ है। ओके, तो हम जानते हैं कि इस प्रकार के कार्य को करने के लिए तीन तरह की समयावधियां होती हैं, या यूं कहें कि तीन तरह के टाइम की एक मार्क होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट टाइम। यहाँ पे हम तीनों टाइम्स की बात करें तो हम ये भी इसको डिफाइन यूं करें कि एक तो प्रेजेंट टाइम होता है जो अभी करंट में चल रहा है, दूसरा पास्ट और थर्ड होता है फ्यूचर। तो प्रेजेंट टाइम वो होता है जो वर्तमान में चल रहा है। करंटली वी आर एक्सपीरियंसिंग द टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम एंड द टाइम दैट हैज पास्ड इज पास्ट टाइम, और यू कहेंगे पास्ट टेंस है। और फ्यूचर इट मीन्स ए टाइम दैट इज गोइंग टू कम,
या यूं कहें कि वी आर गोइंग टू फेस और एक्सपीरियंस द टाइम दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। तो यहाँ पे पास्ट है तो पता चलता है कि पास्ट जो है ना ये पास वर्ड से ही बनता है। पास एक वर्ब होती है और इसकी सेकंड और थर्ड में पास्ट होता है। तो ये पास्ट को अगर सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो ये होता है पास्ट। तो कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जिनका प्रोनाउंस हम प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे मैं एडवांस में ही आपसे या पहले से ही आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि कुछ शब्द ऐसे हमारे उच्चारण में होते हैं, प्रोनाउंसिएशन हम उनका इनकरेक्ट करते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते। इसके पीछे वजह ये है कि हमारी जो लोकल डायलेक्ट है उसका इम्प्रेशन हमारे इंग्लिश पे है। हम अपने लोकल डायलेक्ट का यूज़ करते हैं और इंग्लिश का यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल डायलेक्ट का इंप्रेशन उसके ऊपर आ जाता है। दैट्स वाई वी प्रोनाउंस सम वर्ड्स, आई प्रोनाउंस सम वर्ड्स इन ए रॉन्ग वे। तो उसके लिए प्लीज़ आई फील अपोलोगाइज। तो ये यहाँ पे टेंस होता है, टाइम ऑफ एक्शन बताना होता है कि वो काम कितना हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है ये? अब ये दो चीज़ें हैं, टाइम और वर्क। आपको मैं वो बात बताने वाला हूं जो शायद आप कहीं नहीं जान पाओगे। टाइम जो है ना, टाइम के हिसाब से टेंस 3 पार्ट के होते हैं। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। क्या है कि टेंस जो होता है ना, टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन वर्क के हिसाब से इन तीनों के 4 × 3 12 पार्ट्स आर देयर। क्या समझे कि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। बट वर्क की बात करें तो वर्क के हिसाब से टेंसेज 12 पार्ट्स होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम उन 12 पार्ट्स का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली क्या समझना है कि 12 तरह से काम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक कार्य को 12 तरीके से किस प्रकार से किया जा सकता है, और वो 12 तरीके सीखना और समझना ही टेंस सीखना है। तो चलिए हम इन 3 से 12 बनाते हैं और 12 के हम जो पार्ट लिखते हैं और समझते हैं उनको। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, इट हैज 4 सब पार्ट्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 parts are there of present tense. In the same way, these 4 same subparts are there of past, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. And third, future tense, these 4 subparts are repeated here in future tense, indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. It means we have to understand, we have to apprehend the tenses, we have to know the meaning of indefinite tense once, and we shall apply in all 3 tenses. We have to understand continuous once, perfect once and perfect continuous once, and after that we shall apply the same meaning in all these 3 tenses. Okay? So first, what is indefinite? देखो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। When we teach a student in a direct method, when we teach a student in English, it is very easy. समटाइम हिंदी में कई बार क्या होता है कि हिंदी में लोग इसको बताने में आसानी समझते हैं। मैं कहता हूँ इंग्लिश में आसान है समझना, इसको इंग्लिश में समझना है। हिंदी में कुछ सेंटेंस के लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, उनको ऐड करके एक आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम उनका यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, आज हम समझेंगे टेंस को, तो मैं कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप भूल नहीं पाएंगे इस चीज़ को। सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? तो इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए हमें कंटिन्यूअस टेंस पहले समझना पड़ेगा और परफेक्ट पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम जो है ना इंडेफिनिट की तरफ आएंगे। तो क्या होता है कंटिन्यूअस टेंस? क्या होता है? हमने आपको बताया कि वर्क के आधार पे, काम के आधार पे टेंसेज के ये 12 पार्ट होते हैं। अब कोई काम प्रेजेंट टाइम में जारी होता है, व्हेन अ वर्क इज कंटिन्यू एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में कोई काम जारी होता है तो दैट वर्क फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान समय में आई एम टीचिंग यू, आई एम राइटिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो ये काम वर्तमान समय में जारी है। वर्तमान समय में कोई काम जारी हो तो वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। सेकंड, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वर्तमान, प्रेजेंट, एट प्रेजेंट टाइम, इन प्रेजेंट टाइम। देखिए, एट में और इन में फर्क होता है। इन प्रेजेंट टाइम सम वर्क इज कंप्लीट,
या यूं कहें कि सम वर्क इज कंप्लीटेड बाय समवन, कोई काम पूरा कर दिया गया है वर्तमान समय में, कोई भी कार्य है, जैसे कि हमने अपना लेसन पूरा कर लिया, दिस वर्क इज कंप्लीटेड बाय मी एट प्रेजेंट टाइम। तो ये कंप्लीट किया हुआ कोई कार्य प्रेजेंट टाइम में पूरा किया जा चुका है, तो दैट सेंटेंस, दैट वर्क फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ द टर्न कम्स ऑफ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में क्या होता है, हमने कंटिन्यूस से बताया कि कोई काम कंटिन्यू हो, परफेक्ट में बताया कोई काम पूरा हो गया हो, लेकिन इंडेफिनिट में क्या होता है, एज इट्स डेफिनेशन और इट्स आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब ये शब्द अपने आप में शो करता है व्हेन सम वर्क इज नॉट डेफिनेट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क डेफिनेट ही नहीं है। हमने आपको शुरू में बताया था कि कोई कार्य कितना हुआ है, टाइम और वर्क की बात की थी, कोई काम कितना हुआ है, तो यहां तो बताया जा रहा है कि काम जारी है, उसका एक पैमाना है कि वो जारी है, अभी नहीं पता कितना हुआ है, लेकिन वो जारी है अभी, और यहां पे पूरा हो लिया। लेकिन यहां तो यही नहीं पता है, डेफिनेटली पता ही नहीं है हमें कि काम हुआ है कि नहीं हुआ, या हुआ है तो कितना हुआ है। ये कहता हूं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, कितना गया हूं, कितना और जाऊंगा या जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, डेफिनेट नहीं हूं मैं, आई एम नॉट डेफिनेट अबाउट गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने के बारे में डेफिनेट नहीं हूं। तो ये जो डेफिनेट वर्ड है, व्हेन वर्क इज नॉट डेफिनेट, हाउ मच इट इज कंप्लीटेड, कितना पूरा हुआ है ये कार्य, ये डेफिनेट ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है, तो इट मीन्स इनडेफिनेट है ये। पक्षी उड़ता है, बर्ड फ्लाइज, कितना उड़ा है, कितना उड़ेगा, कितना उड़ रहा है पता ही नहीं है, या उड़ चुका है, पता ही नहीं है हम इस चीज का, तो दैट इज नॉट डेफिनेट वर्क, डेफिनेट वर्क नहीं है। तो डेफिनेट वर्क नहीं है, इट मीन्स इनडेफिनेट है ये। ओके, दिस वर्क इज इनडेफिनेट। तो यहां पे वर्क इज नॉट सर्टेन व्हेन अनसर्टेनिटी इज देयर इन वर्क। अनसर्टेनिटी इज ए थिंग। अब अनसर्टेनिटी का मतलब अनिश्चितता अलग होती है, डेफिनेट का मतलब होता है कोई चीज निर्धारित नहीं है। व्हेन समथिंग इज नॉट डेफिनेट, हम कोई चीज को हम जो है ना पूरी तरह से फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, कोई चीज डेफिनेट नहीं है, दैट्स व्हाई दिस टेंस इज कॉल्ड इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट होता है कोई कार्य, पता ही नहीं है कितना हुआ है, हाउ मच, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वर्क दैट इज कंप्लीटेड और दैट इज कंटिन्यूअस। यहां पे पता है हमें कंटिन्यू है, और यहां पता है पूरा हो गया है, लेकिन यहां पे श्योर नहीं, वी आर नॉट श्योर हियर दैट दिस वर्क इज अप टू दिस मार्क कंप्लीटेड और नॉट। यहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब दिस टेंस, फोर्थ टेंस, वैसे मैं आपको जनरली अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो ये एक टेंस ऐसा जो ठूंसा गया है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंग्लिश ग्रामर, बट जो भी है हमें सीखना है, बिकॉज दिस हैज बीन द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दिस टेंस इज अमेलगमेशन ऑफ टू टेंसेज, दिस टेंस इज अ मिक्सचर ऑफ टू टेंसेज, दो टेंसेज का मिक्सचर है, वन इज परफेक्ट एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताएंगे कि कोई काम पूरा भी हो गया है और जारी भी है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। भाई एक टेंस में एक काम, हमने एक काम की 12 कैटेगरी बनाई है, और हमने बताया कि एक काम को 12 तरीके से किया जा सकता है। तो 3 तरीके तो हमने बता दिए, चौथा तरीका है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, काम एक ही है, तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल दैट द सेम वर्क इज कंप्लीट या कंप्लीटेड एंड सेम इज कंटिन्यूअस। कोई काम पूरा भी हो गया, जारी भी है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल हियर। दिस इज पॉसिबल बिकॉज इन दिस टेंस द वर्क इज पार्शियली कंप्लीट एंड पार्शियली कंटिन्यूअस, मतलब कुछ हिस्सा पूरा हो चुका है, कुछ हिस्सा जारी है। जैसे हम बताएं कि मैं 2 घंटे से लगातार बोल रहा हूं, या 2 घंटे से लगातार पढ़ा रहा हूं, या 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो यह क्या हुआ, तो 2 घंटे मैंने इंतजार कर लिया और अब भी कर रहा हूं। इट मीन्स फॉर 2 आवर्स द वर्क इज कंप्लीट एंड फॉर रिमेनिंग टाइम दिस इज कंटिन्यूअस, बचे हुए समय के लिए जारी है। तो यहाँ पे परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस, 2 वर्क्स, 1 वर्क इज देयर दैट इज पार्शियली कंप्लीटेड एंड पार्शियली कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे तीसरा टेंस होता है। द सेम थिंग विल बी अप्लाइड हियर, बट टाइम इज चेंज्ड नाउ। All these activities happened in present, but now the same activities happened in past. भूतकाल में हुई थी भाई, बीते हुए समय में हुई थी, यही इंडेफिनिट एक्टिविटी पीछे हुई थी,
यही कंटिन्यूस काम पास्ट में हुआ था, यही परफेक्ट काम पास्ट में हुआ था, यही परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट में हुआ था। द सेम वर्क वॉज डन इन पास्ट एंड द सेम वर्क विल बी देयर इन फ्यूचर। तो दीज आर द थिंग्स दैट आर वेरी मच नेसेसरी टू बी लर्नड, कि होता क्या है, किस तरह से हम इन चीज़ों को लर्न करते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। होप आपने समझा होगा। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनाए। अकॉर्डिंग टू दीज वर्ब्स एंड दीज टेंसेज एंड दीज वर्क्स हाउ डू वी मेक सेंटेंसेज, दिस इज आल्सो नेसेसरी टू लर्न। हमने जान लिया टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टेंस में क्या होता है, टाइम होता है, वर्क होता है, टाइम के 3 पार्ट होते हैं, वर्क के 12 पार्ट होते हैं, जान लिया। अब हम इन सभी चीज़ों को सेंटेंस में अप्लाई कैसे करें वो देखते हैं। तो सेंटेंस जैसे बनाते हैं हम, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब होती है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है, और फिर अगर कुछ बचता है तो ठीक, नहीं तो फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। एक कहेंगे एक मापक होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है, एक सही एक निर्धारित सा पैमाना होता है सेंटेंस बनाने का, एंड दैट पैरामीटर इज लाइक दिस, कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब ये क्या होता है, अब इन चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, एक एक को डिफाइन करेंगे, और वो समझ लिया तो आपने सेंटेंस बनाने समझ लिए, आपने टेंस सीख लिया। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं 3 बातें आपको बताऊंगा जो जाननी जरूरी हैं। सबसे पहली बात क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में एक बात जान लें आप, वो जान लेंगे तो आपने सब कुछ जान लिया। और सबसे आसान बात है कि सब्जेक्ट जो होता है वो 2 तरह का होता है, वन इज सिंगुलर एंड अदर इज प्लूरल। 2 ही बातें जाननी है। सब्जेक्ट 2 ही तरीके के होते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो आइदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फॉर्मेशन इज हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो होता है, सबसे पहले तो ऑल टेंसेज हैव, ऑल टेंसेज मीन्स 12 टेंसेज, ऑल टेंसेज हैव देयर ओन हेल्पिंग वर्ब्स, कि जो 12 टेंसेज होते हैं उनकी अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है। सभी टेंसेज, 12 टेंसेज की अपनी, किसी की 1 होती है, किसी की 2 होती है, किसी की 3 होती हैं। सभी का अपना अपना इंपॉर्टेंस और अपनी अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाननी जरूरी क्या है कि हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर और प्लूरल 2 ही नंबर होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जाननी कि हेल्पिंग वर्ब, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बारे में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन यहाँ पे इन 2 लाइन में दूर किया गया है कि सभी टेंसेज की हेल्पिंग वर्ब अपनी अपनी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में आपको कतई संदेह नहीं रहना चाहिए कि कई बार यू के बारे में हम सोचते हैं, यू के बारे में सोचते हैं, यू एक सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लूरल। ये बात ध्यान रखने वाली है, यू सब्जेक्ट के तौर पे हमेशा प्लूरल होता है। तो हमने यहां पे ये बातें जानी है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं, और ये यू जो सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है। अब मुझे लगता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बारे में ऑल क्वेरीज आर रिजॉल्व्ड। ओके, अब इसके बाद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट और सेगमेंट हमारा शुरू होने वाला है। और आप ये वीडियो, आपका वीडियो लेक्चर है, ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए हम अगले जो एस्पेक्ट हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करते हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड गेट अपडेटेड। थैंक यू वेरी मच।